हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दलित मूवमेंट इन इंडिया के बारे में बताऊंगी। माई सेल्फ प्रोफेसर रजनी श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, RGPG कॉलेज मेरठ। लर्निंग आउटकम ऑफ द लेक्चर्स। इस लेक्चर के बाद में जो आप जान पाएंगे वो है हु आर दलित, दलित कौन है, स्टेटस ऑफ दलित इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, प्रॉब्लम फेस्ड बाय दलित एंड फैक्टर्स लीडिंग टू दलित मूवमेंट्स, वेरियस दलित मूवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ बाबा भीमराव अंबेडकर इन अपलिफ्टिंग ऑफ दलित्स। इन सब चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे इस लेक्चर के बाद में। सबसे पहले जानना यह आवश्यक है कि दलित होते कौन है। दलित जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू कास्ट सोसाइटी है, उसमें सबसे नीचे तबके के लोगों को दलित कहा जाता है। इन्हें पहले अस्पृश्य जाति के रूप में भी जाना जाता था। समाज में इनका स्थान सबसे निम्न होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 के अनुसार जो शेड्यूल कास्ट है वो एक शेड्यूल बनाई गई थी जिसमें निम्न जाति के लोगों को शामिल किया गया था। तो चूंकि वो शेड्यूल था इसलिए इसे हम शेड्यूल कास्ट के रूप में भी जानते हैं। जो भी निम्न जाति के लोग हैं शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर जो दलित शब्द है वो ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। दलित शब्द का इस्तेमाल पुणे में महाराष्ट्र में सबसे पहले ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। स्टेटस ऑफ दलित इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। स्वतंत्रता से पहले दलितों की जो स्थिति थी वो काफी निम्न थी। इन्हें आउटकास्ट या अनटचेबल्स माना जाता था। इनको वैदिक लिटरेचर में दस्याज, असुराज, अंत्याज, अवर्णा, निषाद, मलिक, चंडाल, पंचमा, अवर्णा आदि नामों से भी जाना जाता था। सामाजिक स्थिति जो है दलितों की वो बहुत निम्न थी। समाज में उनका स्थान बहुत निम्न था और हिंदू सोसाइटी जो है वो इनका दलितों का जो है वो लोएस्ट पायदान पे इनको माना जाता था। इनका इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन और अप्रेजन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें समाज में देखने को मिलती थी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दलित इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। समाज में उनका स्थान बहुत निम्न था। सोशल स्टेटस जो है वो अनटचेबल्स यानी कि अछूत माने जाते थे। किसी भी तरीके का खान पान का संबंध, सहवास का संबंध, समाज में उनके साथ रहन सहन का जो संबंध था वो नहीं माना जाता था। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा इनका अवमानना किया जाता था और उनके जो रहने का स्थान था वो गांव से अलग या सेपरेट होता था। इनके साथ किसी तरह से वैवाहिक संबंध स्वीकृत नहीं था। इनके परिवार में इनके लोगों के साथ खान पान या व्यवसाय करना ये सब जो है प्रतिबंधित था। यानी कि सामाजिक स्थिति इनकी बहुत निम्न थी। इनके साथ संबंध रखना किसी भी तरह से उचित नहीं माना जाता था। इकोनॉमिक स्टेटस, दलितों की जो आर्थिक जो स्थिति थी वो भी निम्न थी। दलित अक्सर जो है वो लेदर वर्क या सैनिटेशन वर्क करते थे, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। इनकी स्थिति बहुत निम्न थी। इनको बहुत कम वेज पे काम पे रखा जाता था और इनका शारीरिक शोषण किया जाता था। इनके काम का इनको पैसा बहुत कम दिया जाता था। क्योंकि ये इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता था जिससे ये पैसा कमा सकें, तो इसलिए दूसरों पे डिपेंड रहते थे। और जैसे इनकी आर्थिक स्थिति निम्न होने की वजह से इनका शोषण समाज के अन्य वर्गों द्वारा किया जाता था। एजुकेशनल एक्सक्लूजन, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका जो स्थान था वो निम्न था। ये एजुकेशन में इनका जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इनका हेरसमेंट किया जाता था। इलिटरेसी रेट जो है इनका बहुत हाई था क्योंकि वो इनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता था या जो जाते भी थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो एजुकेशन में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, समाज में निम्न स्थिति होने के कारण इनका पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत कम था। इनका रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व लेजिस्लेटिव बॉडीज में बहुत कम होता था और किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका नगण्य रहता था। इनका जो एफर्ट था पॉलिटिकल राइट्स या किसी तरह के
राजनीतिक सहभागिता इनका बहुत कम होता था। इनका सिर्फ शारीरिक शोषण या इनके जो श्रम का है यूज किया जाता था। पॉलिटिकल अप्रोच इनका बहुत लो था। लीगल डिस्पैरिटीज यानी कि बहुत सारे न्यायिक सुविधा प्रदान करने के बावजूद भी समाज में इनका स्थान निम्न होने के कारण इन्हें किसी तरह से सुविधा नहीं मिल पाती थी। वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन का इनको हमेशा सामना करना पड़ता था और लॉ का जो सेफ गार्ड भी इनके लिए काम नहीं आता था, क्योंकि ये अपने लिए बनाए गए अपने इनके द्वारा जो इनके लिए जो नियम बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, इसका ये उपयोग खुद भी नहीं कर पाते थे। तो ये जो सेफ गार्ड थे इनके लिए उपयोग नहीं आ पाते थे। मेजर कॉजेज ऑफ दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट का जो सबसे मेन कारण था, जो मेजर कारण क्या था, इसको जानने के लिए हम प्रयास करते हैं। सबसे जो मेन कारण है वो कांस्टेंट हेट्रेड है। कांस्टेंट हेट्रेड का मतलब है कि लगातार जो है दलितों के साथ एक द्वेष की भावना, एक विद्वेष की भावना रखी जाती थी। उनको समाज में बराबर नहीं समझा जाता था। उनके लिए अछूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। उनके साथ खान पान या किसी तरह का व्यवहार रखना जो है गलत माना जाता था। तो ये सब जो भावनाएं हैं वो दलितों के मन में दलित मूवमेंट के लिए उन्हें प्रेरित करती थी कि ये सब नहीं होना चाहिए, और इसके लिए वो दलित मूवमेंट के लिए उतारू हो जाते थे। अनटचेबिलिटी एक सेकंड महत्वपूर्ण पॉइंट है। अस्पृश्यता जो है कि समाज के लिए कोड है, इसको जरूर, ये ऐसी भावना है जिससे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो जो दलित थे उनके साथ छुआछूत का जो भेदभाव किया जाता था, ये एक ऐसा कारण बन गया जिससे दलित मूवमेंट को बहुत बल मिला। अनटचेबिलिटी जो है मेन कारण था दलित मूवमेंट के लिए। लोग अनटचेबिलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार, अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आर्थिक शोषण भी बहुत होता था। इन लैंडलेस होने की वजह से इनके पास खाने पीने की बहुत समस्या होती थी। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी और जब ये पैसे किसी से ले लेते थे तो ब्याज के रूप में इन्हें अधिक धन देना पड़ता था। तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी दलित मूवमेंट को बहुत प्रेरणा मिली और दलित मूवमेंट का मेजर कॉज बना ये। डिमांड फॉर इक्वालिटी यानी कि इक्वल समानता का जो मांग थी वो सबसे बड़ी मांग थी इनकी, और ये एक मेजर पॉइंट था कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दलितों के साथ असमान व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इक्वलिटी की मांग जो है सबसे बड़ी दलित मूवमेंट की एक कारण बनी। मोनोपोली ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज थे उन पे सवर्णों का मोनोपोली था। वो सभी के लिए नहीं होते थे और दलितों के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। तो रिसोर्स का वो यूज नहीं कर पाते थे। कोई भी संसाधन उनके लिए नहीं था। हर तरह के संसाधन जो है सवर्णों के लिए था। तो ये मोनोपोली ऑफ रिसोर्सेज को खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रिसोर्सेज पर सभी का समान अधिकार हो। ये भी एक दलित मूवमेंट का कारण था। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन भी बराबर नहीं था। किसी से ज़्यादा श्रम करवाया जाता था, किसी से कम। और श्रम का भी वेज जो है वो प्रॉपर नहीं था। कम पैसे से अधिक शारीरिक श्रम कराया जाता था। श्रम का विभाजन भी सही तरीके से नहीं किया जाता था। ये भी दलित मूवमेंट का एक कारण बना। दलित मूवमेंट इन इंडिया। दलित मूवमेंट्स जो है बहुत सारे ऐसे दलित आंदोलन हुए हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दलित मूवमेंट होने के पीछे जो कारण थे मैंने अभी बताया आपको। भक्ति मूवमेंट इसमें सबसे पहला है। इसमें से कुछ मुख्य जो आंदोलन है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। भक्ति मूवमेंट 15वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट जो है अपने चरम पे था। भक्ति मूवमेंट का जो मेन उद्देश्य था ये जो है कुलीन विरोधी और जाति विरोधी था। महिला समर्थक छुआछूत विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन ने महिला सहित निम्न जाति के लोगों को बहुत आकर्षित किया था। इस समय सगुण और निर्गुण उपासक होते थे। इसी समय में कबीर और रविदास जैसे संत और दार्शनिक पैदा हुए जिन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को समाज के लिए सही नहीं माना था और इसके विरोध में आवाज उठाई थी। तो भक्ति मूवमेंट से ही
जो है दलित मूवमेंट्स यानी कि ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का जो आंदोलन था वो स्टार्ट हो गया था। और इसमें जो 15वीं शताब्दी में रविदास और कबीर दास जी थे, उन्होंने समाज में समानता लाने का संदेश दिया था। फिर है आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एकमात्र दलित आंदोलन था जिसमें इस आदि धर्म का उद्देश्य एक सम्मानजनक और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना था। अनुसूचित जाति का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। बाबू मंगूराम गोवालिया द्वारा यह चलाया गया आंदोलन पंजाब के अछूतों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कारक बना था। तो जो आदि धर्म था वो भी अछूतों के लिए उसके पुनरुत्थान के लिए चलाया गया था। महार आंदोलन जो कि बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में चलाया गया था। बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए 1924 में उनके नेतृत्व में महार आंदोलन शुरू हुआ था। महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को अछूतों को महार वर्तमान में रायगढ़ जिले में स्थित महाराष्ट्र भारत में सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आयोजित किया गया था। यानी कि एक सार्वजनिक टैंक था जिससे सिर्फ सवर्ण के लोग पानी पी सकते थे, महार जाति के लोगों को पानी नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए फिर उन्होंने आंदोलन चलाया था कि सार्वजनिक टैंक से सभी को पानी दिया जाए। और यह सत्याग्रह आंदोलन बहुत ही प्रभावी रहा था और यह आंदोलन बी आर अम्बेडकर के अगुवाई में काफी सफल भी रहा था। बंगाल का नाम शूद्र आंदोलन इसके बाद है। पूर्वी बंगाली और गैर आर्यन जाति नाम शूद्रों को दलित या अछूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे ज्यादातर खेती या अन्य छोटे गांवों में कार्यों में शामिल रहते हैं। ये लोग जो नाम शूद्र थे वो खेती और छोटे मोटे किसानी का काम करते थे। विभाजन के समय ये पूर्वी बंगाल से आ गए थे और अंततः भारत में ही समाहित हो गए थे। नाम शूद्रों में हिंदू जातियों के सामाजिक उत्पीड़न, अभाव और भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन में मथुआ के अलावा तेली, माली, कुंभकार, चमार, कपाली, कमार और मालाकार आदि वर्गों ने भाग लिया था। इस आंदोलन से उन्होंने अपने हितों की रक्षा का प्रयास किया। ये भी आंदोलन जो है अछूत जाति के उनके रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए चलाया गया था। ये भी काफी फेमस हुआ था। इसके बाद है एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन मूवमेंट। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। इसके बारे में ज्यादा समाजशास्त्र के बच्चे जानते हैं। संस्कृताइजेशन का मतलब होता है कि निम्न जाति के जो सदस्यों द्वारा उच्च जाति के लोगों का अनुकरण करना या उनके रीति रिवाज, उनके कर्मकांड, उनके पूजा पाठ और उनके रहन सहन आदतों का अनुसरण करना। तो उसके अनुसरण के बाद वो अपने को उसी जाति का समझने लगते हैं और उच्च जाति में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसका अध्ययन किया था, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी और संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत ये बताया गया कि ये भी एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें जाति व्यवस्था में निम्न स्थिति वाली जातियां उच्च जातियों का अनुकरण करके ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। ऐसा करने के लिए वे उच्च जातियों के रीति रिवाज, संस्कृति तथा प्रचलित रिवाजों को अपनाती हैं और धीरे धीरे वे उच्च जातियों में परिवर्तित होने लगती है और ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी कि संस्कृति का जो है एक प्रक्रिया के रूप में हस्तांतरण होता रहता है। यानी कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से लोगों का अनुकरण करते हैं और उसी जाति के अनुकरण करके उसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसका अध्ययन किया। इसके पहले बी आर अम्बेडकर ने भी इस पे कुछ अपना प्रकाश डाला था। हरिजन सेवक संघ। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना सबसे पहले की गई थी। इसका जो बाद में फिर ये हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके अगुवा थे डॉक्टर M.K. गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो है छुआछूत जैसी कुरीति को या ऊंच नीच की भेदभाव की भावना को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर ने सभी को बनाया है, उसे कोई ऊंच नीच कैसे हो सकता है। अछूतों के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दलितों
को मंदिर में प्रवेश करने और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह भी किया था। उन्होंने साफ सफाई के काम को प्रतिष्ठित करने के लिए शौचालय को भी साफ किया, ताकि इस काम को कोई निम्न दर्जे का काम न समझे। इस तरह से उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की भावना को खत्म करने के लिए उन्हें हरिजन कहा, यानी कि ईश्वर के संतान के रूप में अछूतों का नाम दिया। और इस प्रकार से गांधी जी भी जो है वो दलित मूवमेंट के एक लीडर के रूप में कार्य किए। सत्य शोधक समाज जो है वो सत्य की खोज करने वाली समाज है, यानी इसकी जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक अधिकार सुलभ कराना था तथा छुआछूत और भेदभाव की भावना को समाप्त करना था। इसका महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे वो दलितों के बहुत बड़े हिमायती थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी और जो अछूत हैं, जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं, उनको शिक्षा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इनको शिक्षित होना चाहिए और इसके प्रयासों से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे वो काशीराम जी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात काशीराम दलित को उद्धार के लिए बहुजन आंदोलन चलाए थे, जो कि बी.आर. अम्बेडकर से प्रेरित थे। वो बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले थे। अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा देने के लिए वो बहुत ही प्रयासरत थे। वो चाहते थे कि राजनीतिक सहभागिता हो, दलितों को राजनीति में आना चाहिए और दलितों की राजनीतिक सहभागिता हो, ताकि वो अपने हित के बारे में कार्य कर सकें और अपने बारे में कुछ सोच सकें, वो एजुकेट हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके और अपने लिए कुछ कार्य ऐसा करें जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने SC/ST के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाया था। बाद में मायावती जी उनकी उत्तराधिकारी बनी थी। मायावती जी भी जो है दलितों के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए और जो अभी भी उनके प्रयास चल रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन, बी.आर. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दलित मूवमेंट में इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो दलित के अधिकारों के लिए हमेशा उनकी एडवोकेसी करते हैं। वो चाहते हैं कि दलित के उनके जो अधिकार है उनको मिले, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़े। इसलिए उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग किया था उसमें भी जस्टिस और इक्वालिटी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी कास्ट और क्रीड के लोग हों, उन्हें समाज में समानता के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने दलित मूवमेंट की अगुवाई करी थी। उन्होंने 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना की और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह भी किया, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जिसमें उन्होंने पब्लिक वाटर रिसोर्स के लिए दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदू टेम्पल्स में दलितों के प्रवेश को मान्य करने के लिए भी अनुमति के लिए भी प्रयास किया और उसका एडवोकेसी किया, ताकि वो दलित भी हिंदू टेम्पल में जा सके, उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। क्योंकि पहले दलितों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, जिससे ये अम्बेडकर जी उचित नहीं मानते थे और चाहते थे कि दलित को सारे अधिकार मिले जो कि जिसके लिए वे पात्र हैं। कन्वर्जन टू बौद्धिज्म, अम्बेडकर जो है 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उन्होंने उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में काफ़ी लिबरेशन है, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन इनइक्वालिटी नहीं है। तो इस मूवमेंट में नव बौद्धिस्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दलित जो है काफ़ी मात्रा में बौद्ध धर्म को अपनाए और उन्होंने वहाँ पे दलितों के उत्थान के लिए काम किए।
स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन, अम्बेडकर जो है खुद एक डिग्री स्कॉलर थे और लॉ की डिग्री धारण किए हुए थे। वो चाहते थे कि जो दलित वर्ग है वो भी पढ़ा लिखा हो, उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति वो काफ़ी अवेयर थे और एक ऐसे एजुकेशन के लिए दलितों को एम्फेसिस करते थे कि दलित भी पढ़ लिख कर अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएँ। सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के लिए भी अम्बेडकर जी ने बहुत सारे काम किए थे। अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रमोशन किया ताकि ये कास्ट जो बैरियर है वो तोड़ा जा सके। अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया, लैंड रिफॉर्म्स के लिए एड्रेस किया, एंड जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था, इकोनॉमिक्स आर्थिक असमानता थी, उसको भी खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रयास जो है वो अभूतपूर्व रहा। कंक्लूजन, किसी भी आंदोलन का जो उद्देश्य होता है वो जो भी चैलेंजेस है उनसे मुक्ति पाना होता है। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो इनका सबसे मेन मुद्दा था, वो उसको दूर करने के लिए दलित मूवमेंट लाया गया था और काफ़ी उस हद तक उसमें सफलता मिली। रिजर्वेशन उसका एक मेन उदाहरण है। रिजर्वेशन के थ्रू दलितों को काफ़ी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है और आज सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिससे दलितों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी समितियां और संगठन हैं जो कि इनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहती हैं। विभिन्न दलित आंदोलनों का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने, दलित समुदाय का उत्थान करना और चुनौतियों का सामना करना, ये सब बड़ी आंदोलनों का उद्देश्य होता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए दलित आंदोलन जो है काफ़ी सफल रहा, सहायक सिद्ध हुआ और दलित आंदोलन से ही आज जो है दलितों की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।